Hello students, today I will discuss the process of digestion of food in our small intestine, especially in the jejunum part. In the previous class, I have discussed about the process of digestion in duodenum. In this part, I will discuss about the process of digestion in jejunum. Okay, so jejunum. It is middle part of a small intestine. In this part, mucosal lining contains these folds, and these folds are known as villi. Okay, so in this part, the mucosal lining of small intestine or any part of our digestive system, mucosal lining forms small folds. But the folds which are present in small intestine are finger-like projections, and these finger-like projections are called villi. Okay, so इस villi के अंदर में हमारे पास क्या होगा? इस villi के अंदर में इसके कोर में हमारे पास नेटवर्क होगी ब्लड कैपिलरीज का, लिम्फ का, और इसी ब्लड कैपिलरीज में सारे के सारे सिंप्लीफाइड न्यूट्रिएंट को हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा. ठीक है, तो villi के बेस पर जब हम आए तो दिस इज बेस ऑफ villi, एंड दिस बेस ऑफ villi contains glandular cells. These glandular cells are collectively known as crypts of Lieberkühn. ये crypts of Lieberkühn, और यहाँ पर कई टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करेंगे. सो यहाँ पर जो सेल्स हैं इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स जो क्रिप्स ऑफ Lieberkühn में प्रेजेंट हैं, उनमें से एक सेल का नाम है हमारे पास पेनिक सेल. दूसरे सेल का नाम है आर्जिन-टाफिन सेल्स. थर्ड इज म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, एंड फोर्थ इज एंजाइम secreting cells. हाँ, तो this Paneth cell जो यहाँ पर present है, this will secrete an enzyme called lysozyme, and this lysozyme is antimicrobial. Argitin-Tufin cells which are present in this part secretes the two hormones. These are serotonin and secretin. Serotonin is peristalsis stimulator. ये peristalsis को stimulate करता है. It is peristalsis stimulator, जिसके कारण peristalsis का रेट तेज होता है और फूड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर में आसानी से कंडक्ट होता रहता है. नेक्स्ट इज सेक्रेटिन, और सेक्रेटिन का फंक्शन है कि ये गैस्ट्रिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, यानी जो गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन आ रहा था उसको इनहिबिट करने का काम करता है सेक्रेटिन. क्या फंक्शन है इसका? इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एक्टिविटी. इनहिबिट्स गैस्ट्रिन एक्टिविटी. और म्यूकस, ऑब्वियस है, म्यूकस सिक्रेटिंग जो सेल्स है यहाँ पर एल्कलाइन म्यूकस का सिक्रेशन करता है, लुब्रिकेट करता है, एल्कलाइन मीडियम तैयार करता है. और जो एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स हैं यहाँ पर, ये डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है फूड के कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए, जैसे माल्टेज, maltase, dextrinase, lipase, exopeptidase, nucleosidase, एक्सेप्ट. ये जितने भी एंजाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में,
जो कि क्रिप्स ऑफ लेबरकोहन से सिक्रीट होकर के आ रहे हैं, इन सारे एंजाइम्स को कलेक्टिवली कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। ऑल दीज एंजाइम्स आर कलेक्टिवली नोन एज सक्कस एंटेरिकस। हेंस अब फूड का डाइजेशन हमारे पास जेजुनम में किस डाइजेस्टिव जूस के हेल्प से होगा? सक्कस एंटेरिकस के हेल्प से होगा। और ये सक्कस एंटेरिकस का सेक्रेशन, ये सक्कस एंटेरिकस कहाँ से सिक्रीट होकर के आ रहा है? तो ये हमारे पास क्रिप्स ऑफ लेबरकोहन से सिक्रीट होकर के आ रहा है। क्लियर हो गया? अभी हमें इस सारे एंजाइम्स फंक्शन तो सबका क्लियर हो गया। लाइसोजाइम में एंटी माइक्रोबियल है। नीट में कई बार ये क्वेश्चन आया कि पनीर सेल कहाँ पर प्रेजेंट होता है या पनीर सेल का क्या सिक्रेशन होता है? इट विल सिक्रीट लाइसोजाइम। अर्जेंटाफिन सेल सेरोटोनिन और सेक्रेटिन का सिक्रेशन। सेरोटोनिन इज पेरिस्टालसिस स्टिमुलेटर, पेरिस्टालसिस को तेज करता है जिसके कारण फूड का कंडक्शन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है। और सेक्रेटिन हमारे पास गैस्ट्रिक एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए आता है। म्यूकस लुब्रिकेट करता है सिस्टम को। और एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स डिफरेंट टाइप के, यानी कि इस पार्ट में हमारा कंप्लीट डाइजेशन होगा फूड का, तो डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यहाँ पर सिक्रेशन होता है जिससे कंप्लीट डाइजेशन होगा फूड का। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो एंजाइम्स हैं यहाँ पर, वो एंजाइम्स से कैसे फूड का डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सक्कस एंटेरिकस। Digestion of food with the help of सक्कस एंटेरिकस। With the help of सक्कस एंटेरिकस। फर्स्ट फूड कार्बोहाइड्रेट। अब तक हमने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया था तो माल्टोज बना था। माल्टोज हमारे पास डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का मतलब इसमें 2 ग्लूकोज है। तो कंप्लीट डाइजेशन करेंगे तो दोनों ग्लूकोज यहाँ से लिबरेट होगा। तो माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट है दैट एंजाइम इज माल्टेज। इससे 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज लिबरेट हो जाएगा। सिंपल हो गया। आइसोमाल्टेज, आइसोमाल्टोज पॉलीसेकेराइड के डाइजेशन से ये भी बना था। एंजाइम चाहिए आइसोमाल्टेज, इससे भी क्या होगा? 2 ग्लूकोज बाहर रिलीज होगा। सिंपल हो गया। इसके अलावा डेक्स्ट्रिन एंजाइम चाहिए, डेक्स्ट्रिनेज। सक्कस एंटेरिकस में ये एंजाइम है डेक्स्ट्रिनेज, इससे भी हमारे पास ग्लूकोज बाहर आएगा। ठीक है। अगर आपने फ्रूट लिया, ये तो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट है जैसे स्टार्च लिया या ग्लाइकोजन लिया, लेकिन अगर आपने फ्रूट लिया है तो फ्रूट में हमारे पास क्या होता है? तो फ्रूट में हमारे पास सुक्रोज होता है। तो अगर डाइट में हमारा सुक्रोज है तो सुक्रोज को डाइजेशन करने के लिए यहाँ पर सुक्रेज एंजाइम प्रेजेंट है जो सुक्रोज को तोड़ देगा इसके कंपोनेंट में। और सुक्रोज बना किससे है? दिस सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है। अगर मिल्क लिया तो मिल्क में एक शुगर प्रेजेंट है एंड दैट शुगर इज लैक्टोज। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम क्या चाहिए? लैक्टेज। और ये क्या कन्वर्ट करेगा? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये चेंज कर दिया इसने किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई डाइग्लिसराइड है तो डाइग्लिसराइड चूंकि फैट का डाइजेशन ऑलमोस्ट हो जाता है, फिर भी अगर कोई फैट यहाँ पर आता है जिसका डाइजेशन होना है, तो अगर कोई डाइग्लिसराइड है, डाइग्लिसराइड है, तो लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज क्या करेगा? इसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इसमें कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अगर मोनोसेकेराइड बना या सॉरी मोनोग्लिसराइड बना तो मोनोग्लिसराइड को भी लाइपेज क्या करेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो ये हुए
कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन। अब रह गया प्रोटीन का डाइजेशन। देखो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट है उसका नाम है एक्सोपेप्टाइडेज। पिछले क्लास में हम लोग पैंक्रियाटिक जूस में एंडोपेप्टाइडेज सुन रहे थे और आपको बताया था कि जो प्रोटीन है हमारे पास ये लॉन्ग चेन है अमाइनो एसिड का, यानी प्रोटीन इज मेड अप ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड। कई सारे अमाइनो एसिड से हमारे पास क्या हो रहा है, तो कई सारे अमाइनो एसिड से हमारे पास लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है और दिस लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग पॉलीपेप्टाइड को, जो लंबा सा पॉलीपेप्टाइड बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ये प्रोटीन। ठीक है, तो अगर एक्सोपेप्टाइडेज है तो इसका एक्शन कहाँ पर होता है और एंडोपेप्टाइडेज है तो उसका एक्शन कहाँ पर होता है। पिछले क्लास में सुना था कि सारे अभी तक जितने भी थे सारे एंडोपेप्टाइडेज थे। एंडोपेप्टाइडेज अमाइनो एसिड के टर्मिनल पार्ट पर जो केमिकल बॉन्ड है, यानी यहाँ पर प्लस लिखा है लेकिन प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है, दो अमाइनो एसिड के बीच में केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है ऐसे। तो जो एंडोपेप्टाइडेज होता है वो एंडोपेप्टाइडेज किनारे वाले अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है, यानी टर्मिनल पोजीशन पर जो अमाइनो एसिड्स हैं उसके बीच के बॉन्ड को ये ब्रेक नहीं करता है। तो इसके कारण अगर एंडोपेप्टाइडेज का एक्शन होता है तो उसके कारण हमें स्मॉल पेप्टाइड्स मिलते हैं। जैसे अगर ये एक लंबा सा पेप्टाइड था तो स्मॉल पेप्टाइड हमारे पास क्या हो गया, A प्लस A, यही हो गया हमारा स्मॉल पेप्टाइड। अब इस स्मॉल पेप्टाइड पर एक्शन होगा किसका, एक्सोपेप्टाइडेज का अगर एक्शन होगा तो ये टर्मिनल पोजीशन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यानी जो किनारे में अमाइनो एसिड है वहां से ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा और जब किनारे से बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू करेगा तो क्या रिलीज होंगे, स्मॉल पेप्टाइड या अमाइनो एसिड्स, बताओ, अमाइनो एसिड्स। तो क्या रिलीज होगा, अमाइनो एसिड्स होगा। और इस तरह से हमारे पास जितने भी स्मॉल पेप्टाइड्स थे वो सारे स्मॉल पेप्टाइड क्या हो गए, वो सारे के सारे स्मॉल पेप्टाइड हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो गए, सबके सब हमारे पास अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये था हमारे पास एक्सोपेप्टाइडेज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में एक्शन करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्सोपेप्टाइडेज हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में है इनका अनदर नेम क्या होता है, नाम इसका अनदर है और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट नाम जो आपको नीट में आता है दैट नेम इज इरैप्सिन। तो ऑल एक्सोपेप्टाइडेज आर कलेक्टिवली नोन एज इरैप्सिन, इनको हम लोग इरैप्सिन कहते हैं। फंक्शन समझ में आया। अभी फूड में क्या क्या डाइजेस्ट आपने कंप्लीट कर लिया, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन कर लिया, फैट का कर लिया, प्रोटीन का कर लिया, बचा क्या आपके पास, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को पेनक्रियाटिक न्यूक्लियस ने पार्शियल डाइजेशन करके न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ा था। न्यूक्लियोटाइड्स में टूटने के बाद अभी हमारे पास न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, तो वहां पर डीएनए थे, आरएनए थे, जिसने कि डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड को तोड़ के डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट किया था। तो डीएनए हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में चेंज हुआ था, इसको एंजाइम वहां पर न्यूक्लियस लगा करके इसको न्यूक्लियोटाइड्स में आपने तोड़ा था। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स का डाइजेशन यहाँ पर होगा, न्यूक्लियोटाइड्स अगर है तो इसका डाइजेशन होगा किससे, न्यूक्लियोटाइडेज, एंजाइम इज न्यूक्लियोटाइडेज। और ये न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ेगा। आपको याद है न्यूक्लियोटाइड्स में आपने क्या सुना था, न्यूक्लियोटाइड इज शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड टूटेगा किसमें, शुगर, ये टूटेगा किसमें, शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो ये जब पूरा टूट जाएगा शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस में तो हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन हुआ किसका, कंप्लीट डाइजेशन हुआ डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड का। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइडेज लगाया तो ये पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा, बल्कि न्यूक्लियोटाइडेज से ये न्यूक्लियोटाइड किसमें कन्वर्ट होगा, न्यूक्लियोसाइड में। किसमें कन्वर्ट होगा, न्यूक्लियोसाइड, और इसमें से रिलीज क्या हो जाएगा, फॉस्फेट।
क्या रिलीज हो जाएगा, फॉस्फेट। तो अब बताओ, अभी आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइडेज में शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, ये सब मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। तो अगर इसमें से फॉस्फेट निकल गया तो बचा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन किससे हुआ, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन ऑब्वियस है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस से हुआ होगा, है ना। तो अब हमारे पास रह गया क्या, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या, न्यूक्लियोसाइडेज। और न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा, ये न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या बोलो, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। अब ये इसको कंप्लीट डाइजेशन करेगा तो शुगर अलग हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस अलग हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। और इस तरह से जेजुनम पार्ट में हमने क्या कर दिया, तो जेजुनम पार्ट में हमने कंप्लीट डाइजेशन किया फूड का, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन, फैट का कंप्लीट डाइजेशन, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का कंप्लीट डाइजेशन। ओके, in the next part I will discuss about the transverse section of our gut or alimentary canal.